अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन से। लास्ट हमने रिवाइज जो करना है वो किस टॉपिक्स पे थी, हमारी डिस्कशन वो थी स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री हमने कहा कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और लूप अवॉइडेंस। लूप अवॉइडेंस के लिए वो पोर्ट को कुछ टाइम ब्लॉक रखता है ताकि उस दौरान कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो लूप क्रिएट ना कर सके। फिर स्पैनिंग ट्री रूट स्विच डिसाइड करता है। रूट स्विच के बाद रूट पोर्ट्स डिसाइड होती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट डिसाइड होती हैं और आखिर में पोर्ट ब्लॉक होती हैं। रूट स्विच अगर हम चेंज करना चाहते हैं XYZ किसी भी वजह से तो हम कर सकते हैं, और अगर रूट पोर्ट हम चेंज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक, उसके लिए हमें कॉस्ट से खेलना और रूट स्विच के लिए हमें या तो हम रूट प्राइमरी या फिर प्रायोरिटी वैल्यू। ठीक, फिर हमने कहा कि ये बीपीडीयू वगैरह जो है वो कैसे काम करता है और किस तरह से किस टोपोलॉजी में हमें क्या क्या स्पैनिंग ट्री का आउटपुट नजर आता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने स्पैनिंग ट्री के वर्जन्स देखे। उसमें स्पैनिंग ट्री एक सिंपल था, एक पीवीएसटी पर वीलन स्पैनिंग ट्री। पर वीएन स्पैनिंग ट्री का क्या फायदा था कि लोड बैलेंसिंग सिस्को का। फिर आरएसटीपी आया रैपिड, कि वो जो टाइमर थे 30 to 50 सेकेंड्स उसको मिनिमाइज कर दिया 3 to 5 सेकेंड्स। मगर लोड बैलेंसिंग नहीं थी तो सिस्को ने कहा कि हम क्या बनाएंगे, आरपीवीएसटी, रैपिड पीवीएसटी। ठीक, ताकि लोड बैलेंसिंग दे। फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एमएसटी आया, उसमें लोड बैलेंसिंग आ गई तो सिस्को ने कहा अब हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। तो एमएसटी इस वक्त लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। तो पीवीएसटी और आरपीवीएसटी ये दोनों सिस्को प्रोप्राइटरी हैं, और दोनों में क्या होता है कि हर वीलैन के अपने इंस्टेंसेस होते हैं जिससे आप वीलैन बेस्ड लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, वीलैन बेस्ड लोड बैलेंसिंग से क्या मुराद थी कि हमने ये एग्जांपल ली थी और हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे 3 वीलैन्स हों, तो हम क्या करेंगे कि एक वीलैन के लिए S1 रूट स्विच, दूसरे वीलैन के लिए S2 रूट स्विच और थर्ड वीलैन के लिए S3 रूट स्विच। तो जब तीनों सिंगल सिंगल वीलैन के लिए रूट स्विच हो जाएंगे इसका मतलब कि उस वीलैंस के लिए ये पोर्ट क्या हो जाएंगी, फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो हर वीलैन के लिए 2 लिंक्स अवेलेबल होंगे, एक ब्लॉक होगा। इस तरह दूसरे सेकंड वीलैन के लिए भी ये 2 लिंक्स अवेलेबल, एक ब्लॉक। थर्ड के लिए भी ये 2 लिंक्स अवेलेबल जो कनेक्टेड है और एक ब्लॉक। तो इस तरह हम एक लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने कहा भाई हमारे पास 10 वीलैंस हैं, तो एक रूट पोर्ट 5 वीलैंस के लिए और सेकंड रूट पोर्ट फिर 5 के लिए। तो हम वीलैन बेस्ड लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं किसकी वजह से, पीवीएसटी की वजह से। चाहे वो सिंपल पीवीएसटी हो चाहे वो रैपिड पीवीएसटी हो, दोनों में ये पॉसिबल है। फिर हमने कहा कि जो ओल्ड हमारा एसटीपी था, ठीक, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो एज डिवाइस थी, सिंगल होस्ट डिवाइस, उस पर भी टाइमर जो है ना वो अपने इम्प्लीमेंट हो रहे थे और वो भी स्लो हो रहे थे। तो उसको फास्ट करने के लिए पोर्ट फास्ट आया, सिस्को प्रोप्राइटरी। और पोर्ट फास्ट की वजह से चूंकि एसटीपी डिसेबल हो रहा था एक तरह से, तो क्या हो रहा था कि लूप के चांसेस बन रहे थे। तो उससे बचने के लिए फिर बीपीडीयू गार्ड, कि जब आप पोर्ट फास्ट करें तो उसके साथ क्या करें, बीपीडीयू गार्ड। फिर हमारे पास एक और मेथड आया ईथर चैनल। ईथर चैनल जो है उसमें हमने कहा कि हम मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स को लॉजिकली बंडल करेंगे, मैक्सिमम 8 कर सकते हैं। और ईथर चैनल जो है उसमें लोड बैलेंसिंग मैक एड्रेस बेस होगी। और मैनुअल ईथर चैनल था जिसमें जो है वो जिंदगी थोड़ी मतलब आसान थी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। लेकिन फिर हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स आए, पीएजीपी और एलएसीपी। पीएजीपी सिस्को और एलएसीपी स्टैंडर्ड। और हमने कहा कि भाई अब हमें अगर ईथर चैनल बनाना है तो प्रोटोकॉल भी डिफाइन करना होगा और प्रोटोकॉल के साथ साथ उसका मोड भी डिफाइन करना होगा। मोड जो है डिजायरेबल और ऑटो, और इस तरह यहाँ पे एक्टिव और पैसिव। इन मोड्स में क्या है कि अगर आप दोनों तरफ ऑटो मोड कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें ईथर चैनल की जो निगोसिएशन है वो स्टार्ट नहीं होगी और ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ईथर चैनल स्टैब्लिश नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट एक साइड हमारी क्या होनी चाहिए, डिजायरेबल। हम दोनों साइड भी डिजायरेबल कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट वन साइड हमारी डिजायरेबल होगी तो ईथर चैनल स्टैब्लिश होगा। सिमिलरली एलएसीपी में एक्टिव और पैसिव का भी यही रोल है कि या तो दोनों तरफ एक्टिव हो या फिर एटलीस्ट एक तरफ एक्टिव और एक तरफ पैसिव हो। ईथर चैनल की एक और लिमिटेशन क्या थी, बहुत बड़ी लिमिटेशन, कि वो सिर्फ इस टोपोलॉजी पे काम कर सकता है जहां पे दो डिवाइसेस डायरेक्टली आमने सामने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम 2, 4 या मैक्सिमम 8 पोर्ट्स का एक ग्रुप या बंडल बना सकते हैं। ठीक,
ईथर चैनल के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो इस रिवीजन के बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं, दो डिवाइसेस सिर्फ आपने सामने कनेक्टेड है, बस एक ही टोपोलॉजी है जहां ईथर चैनल काम कर सकता है। हाँ, ये टोपोलॉजी यहाँ पे भी रिकॉल हो सकती है कि S1 इसके दरमियान मल्टीपल लिंक्स हो, एक के बजाय दो लिंक हो, तीन लिंक हो, S1 और S3 के दरमियान, तो भी ये टोपोलॉजी बन जाएगी एक तरह से। ठीक, तो बस दो डिवाइसेस जो भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, वो मल्टीपल लिंक से कनेक्टेड हो, तो फिर आपका ईथर चैनल आ रहा है। ठीक, और कोई क्वेश्चन इसमें क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हुए जो है वो हमें रिक्वायरमेंट है अगेन पैकेट ट्रेसर की। तो पैकेट ट्रेसर हम लाते हैं और पैकेट ट्रेसर से हम क्या कहेंगे, तो पैकेट ट्रेसर से हमने कहना है कि भाई पहले तो आप जरा यहाँ आ जाओ प्लेग्राउंड, और ऑब्वियसली स्विचिंग ही हमारा टॉपिक है, तो हम स्विचिंग को ही अभी फोकस करते हैं। तो हमने कहा एक स्विच, एक और स्विच, इनफ है। ज्यादा लंबी टोपोलॉजी करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम हमारा कंज्यूम होगा। अच्छा, कनेक्शंस से पहले हम कहते हैं कि हम ले आते हैं यहाँ से PC 1 2 3, और आज हम एक सर्वर भी ले आते हैं। ठीक, तो दो PC और उसके अलावा हमारे पास एक सर्वर आ गया। अच्छा, कंट्रोल आई, क्या हो गया, थोड़ा सा इस टोपोलॉजी को विजिबल करें, मोर विजिबल, और फिर हम इनको कनेक्ट करते हैं। एक मिनट, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। सही, ये हमने कोशिश करके एक टोपोलॉजी स्टैब्लिश की है। अब इस टोपोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई दो स्विचेस और उन स्विचेस के साथ यूजर्स या हमारे यूजर और सर्वर। अच्छा, ये जो सर्वर आया इसका रोल भी अभी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सर्वर क्यों आया है, ये सर्वर इस वजह से आया है कि ये सर्वर जो है ये काम करेगा एज अ DHCP सर्वर। ठीक, तो हम एक DHCP का टॉपिक भी आज कर लेते हैं कवर, साथ ही साथ हम, अच्छा अब जब DHCP सर्वर आ गया तो इसका मतलब मैं मैनुअल IP एड्रेसेस नहीं दूंगा, तो मैं पहले से IP एड्रेसेस नहीं लिख रहा। मेरा DHCP सर्वर बताएगा कि किस यूजर को क्या IP एड्रेस असाइन हो सकता है। ठीक, तो पहले हम जो है वो DHCP को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। DHCP जो है उसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो सर्वर है पैकेट ट्रेसर में, अगर हम इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा सर्विसेज में, और सर्विसेज में हमें मल्टीपल सर्विसेज मिलेंगी। उसमें से अभी हमारा कंसर्न है DHCP। अब हम DHCP में अगर आते हैं तो हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट एक पूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है और ये ऑफ है। इसका मतलब कि अभी इसकी DHCP सर्विसेज ऑफ है। अगर इस वक्त कोई यूजर कोशिश करेगा कि इस DHCP सर्वर से IP एड्रेस ले सके तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो हमें पहले जो है वो सर्वर को इट सेल्फ भी तो एक IP देनी होगी। तो हम कहते हैं कि भाई हमारा जो DHCP सर्वर है उसकी IP है 10.0.0.1। ठीक, पहली IP हमने किसे दे दी, सर्वर को।
अब दोबारा सर्वर के पास आए और हमने सर्वर से कहा कि भाई आपको एक आईपी देनी है 10.0.0.1 और ये आपका सबनेट मास्क डिफॉल्ट। ठीक, सबनेट मास्क की कहानी हमारी अभी बाकी है। इस तरह डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे की जरूरत कब होगी? दूसरे नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क। ठीक, ऑल दो हम अभी कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने यूजर्स को बता देते हैं भाई आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 10.0.0.10, ताकि अगर डिफॉल्ट गेटवे आए तो वो अपना रोल प्ले कर सके। इस तरह डीएनएस सर्वर की भी हमारे पास ऑप्शन है। डीएनएस सर्वर की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब जाना हो इंटरनेट पे। ठीक, तो इंटरनेट पे जब आप कोई यूआरएल टाइप करते हैं google.com, तो क्या होता है कि उसका डोमेन नेम रिजॉल्व होता है। ठीक है, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। तो कोई भी आपका जो डीएनएस सर्वर है उसके पास जो है वो रिक्वेस्ट जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 8888, ये बड़ा कॉमन है, ये रियल डीएनएस सर्वर है गूगल का। ठीक, तो इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई गूगल के जो आप डीएनएस सर्वर हो, आप मुझे बता दो कि microsoft.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके पास एक टेबल है, पूरा डेटाबेस है, वो उसमें ढूंढेगा माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक आईपी, जो भी इंटरनेट पे सर्वर का जो पब्लिक आईपी है माइक्रोसॉफ्ट के, और वो आईपी प्रोवाइड कर देगा मुझे। फिर उस आईपी पे कम्युनिकेशन होगी, यानी कि हमारी जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट पे, वो आईपी एड्रेसेस की बेस पे होती है। सही, तो वो microsoft.com तो सिर्फ इसलिए कि मुझे याद रहे कि microsoft.com के यूआरएल से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं इसको जरा सिंपल वे में, तो मैंने यहाँ पे कहा पिंग www.microsoft, माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग ही सही नहीं हो रही, कोई छोटी वेबसाइट ले लेता ना, microsoft.com। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये पिंग सेंड करने की कोशिश करूंगा, तो पहले क्या होगा कि पहले जो है ना मेरी रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। ठीक, वहां से मुझे रिस्पांस मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट का आईपी क्या है, फिर वो आईपी जो है ना उस पे मेरा पिंग होगा उस सर्वर से। ठीक, तो जैसे ही हमने ये किया तो ये फौरन से पहले जो है ना ये आईपी रिजॉल्व हुई है। अच्छा, ये जो आईपी है ये है IPv6। हम जो आईपी अभी तक समझ रहे हैं वो कौन सी है, IPv4। वो वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है, लेकिन है ये आईपी एड्रेस ही। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में आपका जो क्या कहते हैं सर्वर है, आप उस सर्वर को भी एज अ डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका अपना डीएनएस का डेटाबेस है, जिसमें के आपके होस्ट नेम भी हो सकते हैं, डिवाइसेस के होस्ट नेम या सर्वर का होस्ट नेम, वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, इवन इंटरनेट के भी। तो आपकी जो भी यूजर्स इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो डीएनएस सर्वर जो आपका है वो क्या करता है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो वहां से बाहर से लेकर आता है और अपने पास सेव कर लेता है। तो आपका एक लोकल डीएनएस भी बनना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वही वेबसाइट एक्सेस करनी होती है और उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो वो लोकल से ही मिल जाता है। अभी भी ऐसा ही होता है, मतलब यहाँ पे जो राउटर है मेरा, वो राउटर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा अपनी डीएनएस कैशे में। अब मैं जब दोबारा microsoft.com को करूंगा ना, तो वो वहां नहीं जाएगा डीएनएस सर्वर से पूछने या कहीं बाहर, वो अपनी कैशे से उठा के मुझे दे देगा, अनटिल के ये राउटर रिस्टार्ट हो जाए और उसकी कैशे जो है वो फिर एम्प्टी हो जाए, तो फिर दोबारा ये ढूंढेगा। जब भी ऐसा होता है अक्सर कि आप कभी कोई वेबसाइट खोलते हैं, पहली बार थोड़ी लेट ओपन होती है, अगली बार जल्दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैशे में आ जाती हैं, जिनमें डीएनएस का रिकॉर्ड भी कैशे में आ जाता है। इवन अभी तो ये डीएनएस का रिकॉर्ड जो है ये मेरे पीसी के कैशे में आ गया होगा, डीएनएस कैशे में। तो अगली बार मैं दोबारा microsoft.com करूंगा ना, तो मेरा पीसी अपने ही लैपटॉप जो है मेरा, ये अपने ही कैशे से यही आईपी निकाल लेगा। ठीक, और इस आईपी पे दोबारा पिंग शुरू कर देगा, वो वहां बाहर जाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। ठीक, तो ये डीएनएस है। तो डीएनएस भी, अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस में? डिफॉल्ट गेटवे रिक्वायर्ड है जब डिफरेंट नेटवर्क पे जाना हो, और डीएनएस रिक्वायर्ड है जब इंटरनेट की बात हो। ठीक,
तो अब हमने जो है वो कह दिया सर्वर को कि भाई ये तुम्हारी अपनी इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारी आईपी 10.0.0.1 है, तुम्हारा कोई डिफॉल्ट गेटवे हो सकता है 10.0.0.10, वो कोई राउटर हम लाएंगे तो पॉसिबल है कि वो एज अ डिफॉल्ट गेटवे काम करेगा तुम्हारे लिए। ठीक, अब जब ये बात सर्वर को पता चल गई कि भाई मेरा आईपी 10.0.0.1 है, तो अब ये सर्वर क्या कर सकता है कि अब ये अपनी जो सर्विसेज हैं डीएचसीपी सर्विसेज, इसमें दूसरे लोगों को भी बता सकता है कि भाई तुम्हारा भी डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा 10.0.0.10, तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन होगा 8.8.8.8, और तुम्हारा जो स्टार्टिंग आईपी है वो शुरू होगा 10.0.0.11 से। क्यों 11 से? क्योंकि 1 और 10 जो है ना, 1 से 10 तक की आईपी हमने रिजर्व कर ली कि ये 10 आईपी एड्रेसेस जो है ना वो हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। 11 से जो है ना वो यूजर्स को आईपी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, और सबनेट मास्क डिफॉल्ट 255 वाला, और मैक्सिमम कितने यूजर्स हैं भाई वो भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे 512 लिखे हैं, हम कह नहीं भाई हमारे पास तो सिर्फ 50 यूजर्स हैं। ठीक, या ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। खैर, और इसको हमने सेव करा दिया। तो अब ये पूल जो है वो चेंज हो गया। अब इस पूल में आ गया कि भाई गेटवे 10.0.0.10 देना है, जो भी आप मांगे। ठीक है, यानी जब डीएचसीपी सर्वर के पास कोई आएगा और कहेगा भाई मुझे आईपी की इंफॉर्मेशन दो, तो वो उसे आईपी कौन सी देगा 10.0.0.11, उसके साथ सबनेट मास्क क्या देगा 255.0.0, गेटवे क्या देगा 10.0.0.10, और डीएनएस सर्वर क्या देगा 8.8.8.8। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि एक यूजर को रिक्वायर्ड हो सकती हैं कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि मैंने स्टार्ट 11 से किया, यानी यूजर को 11 से देना पहली आईपी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये 11 से देना है, पहली 11 से आईपी देना शुरू करना, तो वो 11 से पूरा पिछली जो आईपी एड्रेसेस हैं वो ऑफर ही नहीं करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ वो लंबी वो अलग कहानी है, उसका भी ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक, अभी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें कर। ठीक, अच्छा, अब ये मैंने जब सर्वर को समझा दिया और सर्वर को मैंने बता दिया, तो मैं इसकी सर्विस भी ऑन कर देता हूँ। जब तक सर्विस ऑन नहीं होगी ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। ठीक, इसका मतलब मैंने डीएचसीपी का प्रोटोकॉल जो है उसकी जबान इसे अब समझा दी, ऑन कर दिया। मैंने कहा अब तुम ये जबान बोल सकते हो, और इसको मैंने साइड में किया। अब कुछ भी नहीं करना, यूजर के पास आऊंगा और यूजर से क्या कहना है, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और डीएचसीपी। अब स्टैटिक आईपी नहीं दे रहा मैं, वरना स्टैटिक देता तो मुझे ये 4 फील्ड्स फिल करनी पड़ती। कौन कौन सी? आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे अगर डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है, और डीएनएस सर्वर अगर इंटरनेट की बात होगी। ठीक, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं दे रहा स्टैटिक, मैनुअली तुम डीएचसीपी सर्वर से लो। उसने कहा रिक्वेस्टिंग, और रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई। सिंपल। क्यों सक्सेसफुल हो गई रिक्वेस्ट? क्योंकि दोनों स्विचेस कनेक्टेड हैं, सब सेम वीलैन में मौजूद हैं, तो डाटा को कोई इशू नहीं हुआ। इवन हमने यहाँ पे ट्रंकिंग भी नहीं की। क्यों नहीं की ट्रंकिंग? क्योंकि सभी वीलैन 1 में। अगर मल्टीपल वीलैंस की कहानी होती तो फिर हमें ट्रंकिंग करनी होती, और यहाँ पे डीएचसीपी पे भी हर उसके लिए वीलैन के लिए अलग अलग पूल बनाने होते। इवन जो डीएचसीपी सर्वर से स्विच तक की कनेक्टिविटी है ये भी क्या होती, ट्रंक होती। क्योंकि वीलैन 10 का यूजर भी आता है इससे आईपी मांगने, और वीलैन 20 का यूजर भी आता। तो अभी तो सिंपल है बिल्कुल। अब हमें ये समझना है कि ये जो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है इसके पीछे क्या हुआ है। ठीक, तो 10.0.0.11 मिल गई इसे आईपी। दूसरा यूजर अगर कोशिश करेगा तो उसे क्या मिलनी चाहिए उसूली तौर पे 12। ठीक, तो इसे भी मैंने कहा आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी से आईपी लो, मैं नहीं दे रहा। इसकी भी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 10.0.0.12 हो गई। तीसरा आएगा उसे 13 मिल जाएगी। ठीक, तो हमें मालूम है कि हाँ भाई आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं, और किससे मिल रहे हैं, डीएचसीपी सर्वर से। अब ये डीएचसीपी सर्वर आईपी कैसे दे रहा है, क्योंकि हमें तो थ्योरी भी समझिए ना पीछे क्या हो रहा है। हमें ये तो पता है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है हमें ये भी समझना जरूरी है। तो वो समझने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा,
फिग्मा के पास, और फिग्मा से कहना पड़ेगा कि भाई तुम्हें मैं बता रहा हूँ डीएससीपी के बारे में। कंट्रोल पी, ठीक। खैर, अच्छा भाई, तो ये आ गया हमारा डीएससीपी। तो दो एंटिटीज हैं, एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। सर्वर का काम है आईपी असाइन करना क्लाइंट को, और लेयर 3 डिवाइस, कोई भी लेयर 3 डिवाइस डीएससीपी सर्वर बन सकती है। कोई भी लेयर 3 डिवाइस से मुराद लैपटॉप भी डीएससीपी सर्वर बन सकता है, राउटर भी बन सकता है, सर्वर अलग से भी हो सकता है। ये मोबाइल फोन भी डीएससीपी सर्वर बन जाता है जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ठीक। तो कोई भी डिवाइस डीएससीपी सर्वर बन सकती है। अच्छा, मैकेनिज्म जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या होता है कि चूंकि आईपी एड्रेस किसे चाहिए, पीसी को। अब पीसी को जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ही उसको पता नहीं है कि भाई इस नेटवर्क में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो उसके पास आईपी नहीं है। तो सबसे पहले उसने क्या करना है, ढूंढना है कि यार कोई सर्वर है जो मुझे आईपी दे सके इस नेटवर्क में। तो सबसे पहले क्या होता है कि पीसी एक मैसेज भेजता है, डिस्कवर, और वो डिस्कवर का मैसेज होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक। यानी कि अभी क्या हुआ होगा इस टोपोलॉजी में कि ये जो यूजर है इसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे डीएससीपी सर्वर है, और अगर है तो कौन है, कहाँ है। इवन इसको तो उसका मैक वैक कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये पीसी तो जस्ट कनेक्ट हुआ है, इसके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसने क्या किया कि एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, डिस्कवर। स्विच को मिला, स्विच ने यहाँ भी भेजा, आगे भी भेजा, यहाँ भी आया, और सर्वर के पास भी आया। तो अगर सर्वर हुआ तो इसका मतलब मेरी ब्रॉडकास्ट सर्वर तक पहुंचेगी, अगर सर्वर नहीं हुआ तो फिर तो मेरा डीएससीपी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। अब इसने ये ब्रॉडकास्ट भेजी सर्वर को ढूंढने के लिए, और सर्वर मिल गया। तो सर्वर क्या करेगा, ऑफर, वो ऑफर करेगा कोई आईपी एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस सिर्फ यहाँ पे लिखा है, लेकिन आईपी एड्रेस के साथ क्या क्या ऑफर होगा, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, सारी चीजें, ठीक। वो पूरा पैकेज ऑफर करेगा। अब उसने ऑफर कर दिया तो पीसी क्या करेगा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या कहेगा कि भाई ठीक है, ये जो तुमने मुझे चीजें ऑफर, पैकेज ऑफर किया है ना, ये ऑफर जो है ये अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है, इसे बाइंड या लीज कर दो। किसके साथ बाइंड या लीज होगा, मैक एड्रेस के साथ, ठीक। तो सर्वर कहेगा ठीक है भाई, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सर्वर फाइनली कि अब मैंने क्या किया कि वो जो लीज करने का तुम्हारा की रिक्वेस्ट थी वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वो मैंने अपने पास लीज कर लिया कि भाई ये आईपी एड्रेस 10.0.0.11 इस यूजर को दिया है, तो अब 10.0.0.11 किसी और को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, किस यूजर को दिया है उसके लिए उस आइडेंटिटी क्या होगी, मैक एड्रेस, कि भाई इस मैक एड्रेस को ये आईपी दे दी। अब कोई और मैक एड्रेस आया तो उसे कुछ और ऑफर कर देगा, ठीक। तो हाँ, लीज, अच्छा उसका लीज टाइम होता है। वो लीज टाइम जो है ना वो वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस। आपके घर का कोई राउटर होगा, छोटा राउटर है, उसमें लीज टाइम जो है ना वो हो सकता है 24 आवर्स हो, कि भाई 24 घंटे लीज रहेगी। वो बंदा जो है अगर 24 घंटे तक कनेक्टेड है तो लीज रिन्यू हो जाएगी दोबारा से, ठीक। कंटिन्यूस कनेक्टेड है, 24 घंटे में बार बार कनेक्ट हो रहा है, तो लीज रिन्यू होती रहेगी। लेकिन बंदा चला गया, ठीक, अब वो नहीं आ रहा, 24 घंटे से ऊपर हो गया टाइम, कनेक्टेड नहीं हुआ, तो फिर उसको रिमूव कर देगा। अब वो दोबारा आएगा तो फिर उसको दोबारा कोई और आईपी मिल जाएगी, ठीक। इस तरह जो एंटरप्राइजेस होती हैं वहां पे जो ये सर्वर होते हैं इनमें आप लीज टाइम रख सकते हैं 45 डेज तक, कि बंदा जो है वो छुट्टियों पे चला गया, सवात कलाम घूम के आ रहा है मजे से, 15 दिन के बाद, तो दोबारा उसको क्या मिलेगी, अपनी वही आईपी मिलेगी जो पहले थी। तो 45 डेज तक का वहां पे आप टाइम पीरियड रख सकते हैं, लीज टाइम। हाँ, उनके लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर यूजर के पास जो आईपी है वो बार बार चेंज ना हो, क्योंकि वो आपका परमानेंट यूजर है। लेकिन जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट पे तो बंदा आया, फ्लाइट का वेट कर रहा है,
2 घंटे 3 घंटे इतना वेट करेगा, इससे ज्यादा थोड़ी कोई लंबा टाइम बैठेगा, वो चला जाएगा। तो वहां पे लीस्ट टाइम क्या है, 4 आवर्स, कि भाई 4 घंटे बहुत है, 4 घंटे के बाद दोबारा रिन्यू करो, तो आपको दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ता है। ठीक, तो ये मतलब लिमिटेशंस जगह पे वेरी करती हैं। वहां पे पता चला उन्होंने लीस्ट टाइम रख दिया 1 वीक, तो भाई वो तो चला गया, अब वो आईपी एड्रेस क्या है, बाइंड हुआ हुआ है, तो आपका पूल जो है वो जल्दी फिल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन तो यही था, ठीक है, ओके। सो डिस्कवर क्लाइंट की तरफ से गया, ऑफर सर्वर ने की, रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से गई और एक्नॉलेजमेंट आ गई। इन 4 मैसेजेस पे पूरा डीएससीपी चल रहा है, बेसिक। और भी मैसेजेस होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक 4 मैसेजेस हैं, और इन्हें याद रखना बहुत आसान है। DORA, डोरा, डोरा दी एक्सप्लोरर, उसका भी काम यही होता है ना, ढूंढना, मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही, कहाँ है बताएं मुझे। तो ये डीएससीपी भी इसी तरह काम कर रहा है, डोरा की तरह, क्या आईपी एड्रेस चाहिए, बताएं कहाँ है, तो वो सर्वर वहीं पर है, सर्वर से आईपी मिल गई, ठीक है, डोरा। और इस तरह से कुछ लीज टाइम होता है। तो आईपी एड्रेस, उसके अगेंस्ट मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस के अगेंस्ट लीज टाइम, ठीक। और ये कॉन्फ़िगरेशन है राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी चूंकि मैंने राउटर नहीं लगाया, तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन और ये हेल्पर एड्रेस अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं राउटर लगाने जा रहा हूँ, ताकि हम देख सकें कि एक राउटर अगर मुझे बनाना है डीएचसीपी सर्वर, तो वो कैसे बनेगा। बिल्कुल, मैंने कहा कोई भी लेयर 3 डिवाइस एज अ डीएचसीपी सर्वर काम कर सकती है। डीएचसीपी लेयर 3 से शुरू हो जाता है। फायरवॉल तो बना सकते हैं? बिल्कुल, फायरवॉल भी बनती है, फायरवॉल भी बनती है, राउटर भी बनता है। हर लेयर 3 डिवाइस, जिस डिवाइस के पास आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, राउटिंग टेबल हो सकता है, वो डीएचसीपी सर्वर का काम कर सकती है, ठीक। बस उसके पास प्रोटोकॉल होना चाहिए डीएचसीपी का, उसे ये समझ आना चाहिए कि ये डिस्कवर का मैसेज आएगा तो मैंने ऑफर कैसे करनी है, पूल क्या होगा, उस पूल को मैनेज कैसे करना है, डीएचसीपी का टेबल, उसमें लीज टाइम, ये सारे मतलब उसको प्रोटोकॉल पूरा पता हो, तो वो ये सारा काम मैनेज कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं हम राउटर, तो राउटर लेकर आए, हाँ ले आते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 2 राउटर लाऊंगा मैं बेसिकली। एक राउटर तो मैं लाऊंगा ऑफिशियल, ये वाला, ठीक। आज मैं जरा डीएचसीपी सर्वर कुछ नए तरीके से करवा रहा हूँ। तो ये राउटर आ गया। अब इस राउटर को क्या करना है, इस राउटर को आके बताना है कि भैया आप भी डीएचसीपी सर्वर बन सकते हो। तो राउटर के पास हम आएंगे और राउटर को आके कहेंगे CLI नो इनेबल कॉन्फ्टी सर्विस डीएचसीपी, ठीक। सर्विस डीएचसीपी की कमांड से क्या होगा कि इसके पास डीएचसीपी का प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो राउटर होते हैं ये वाले एंटरप्राइज लेवल के राउटर्स, इनके पास डीएचसीपी का प्रोटोकॉल होता है मगर एक्टिव नहीं होता, ठीक। के पास ये प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया। एक्टिव होने के बाद अब मुझे इससे बताना है आईपी डीएचसीपी पूल, कि भाई तुम्हारे पास पूल क्या होगा, ठीक। और पूल को कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नाम क्या दे दिया, सिस्को, कि भाई सिस्को के नाम से पूल। तो पूल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, अपनी कंपनी का नाम दे दें, आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नाम दे दें, पूल आईटी, अगर आईटी के यूजर के लिए वो पूल बना रहा है, ठीक। तो वो पूल को आपने कोई नाम दे दिया। अब पूल में डिफाइन क्या क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेसेस क्या क्या देने यूजर्स को। तो यहाँ पर हम इसे बताते हैं नेटवर्क। मैंने इसे कहा भाई एक काम करो, यूजर्स को 20 का नेटवर्क जो है ना उसके आईपी दो, पूरा नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पूरा नेटवर्क ही आएगा और ये सब नेट मास्क दो। अब वो क्या करेगा, जो यूजर आया उसे 20.0.1 ऑफर कर देगा, दूसरे को 2, इस नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस ऑफर करना शुरू कर देगा, ठीक। फिर मैं गेटवे बताऊंगा कि भाई डिफॉल्ट राउटर क्या होगा उन यूजर्स का, 20.0.10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। और उनका डीएनएस सर्वर क्या होगा, 8888 फॉर एग्जाम्पल, वही
ठीक। अच्छा, अब मैं एग्जिट करके बाहर आया। यहां पर एक और कमांड हम बता सकते हैं, IPDSCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, कि एक्सक्लूड कर देना 20,001 से 20,010, यानी कि अब वो 1 से 10 तक किसी को ऑफर नहीं करेगा। क्या ऑफर करेगा? 11। ठीक। एक और काम क्या करना है कि इसका जो इंटरफेस है FA00, उस इंटरफेस को क्या देनी है? IP। अच्छा, चूंकि मैंने कहा है कि भाई 20 का नेटवर्क है यहाँ पे और 20,010 गेटवे है, तो गेटवे कौन होगा? राउटर। जब हमने यहाँ पे ऊपर कहा था ना डिफॉल्ट गेटवे कौन है? 20,010। तो इसका मतलब जो राउटर का ये इंटरफेस है ये डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे काम करेगा। तो इस इंटरफेस को हम क्या IP दे रहे हैं? 20,010। ठीक है, FA00। और ये बात जो है वो यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पर हमने IP क्या दी है? 20,010। और राउटर को हमने DHCP सर्वर बनाया है कौन से नेटवर्क का? 20,000 विद सबनेट मास्क 255,000। आगे डिफॉल्ट गेटवे तो ये खुद हो गया और वो आ गया। ठीक। यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? मैंने यहाँ जो DHCP सर्वर था उस पे पूल रखा 10 और यहाँ रख दिया 20। अब इससे क्या होगा? सर आपने इसका जो गेटवे बनाया है हाँ, और इसकी जो DHCP जो रेंज रखी है 1 से 10, वो तो सेम हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो मैंने 1 से 10 रेंज नहीं रखी, मैंने कहा 1 से 10 एक्सक्लूड, कि 1 से 10 किसी को ऑफर नहीं करना, क्योंकि क्योंकि 10 जो है ना वो राउटर की IP, तो वो किसी को ऑफर नहीं होनी चाहिए। ऑफर क्या होगी? 11। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैंने असल में क्या किया है, मैंने ना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि मेरा जो DHCP सर्वर था वो कह रहा है कि भाई 10 के यूजर्स होंगे और गेटवे 10 का होगा, जबकि राउटर कह रहा है 20 के IP दूंगा मैं और गेटवे क्या होगा? 20 का। तो जब एक नेटवर्क में मल्टीपल DHCP सर्वर आ जाएं तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली, मतलब कोई यूजर 10 पे होगा, कोई 20 पे होगा। अब असल में जो है ना वो अगर देखा जाए यहाँ पे तो रियल में तो 20 गेटवे है, क्योंकि वो बाहर भेज रहा है। तो इसका मतलब जिसको 10 की IP मिलेगी तो उसको तो गेटवे मिलेगा ही नहीं 10,000,10। समझ आई कहानी? तो ये रियल वर्ल्ड में होता है कि मल्टीपल DHCP सर्वर चल रहे हैं और किसी को कोई IP मिल रही है, किसी को कोई मिल रही है, किसी के लिए कोई गेटवे, किसी के लिए कोई गेटवे। ये मैंने जानबूझ के एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है ताकि हम इसको सॉल्व भी करें। सही है? ये क्या हुआ? ये जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है जिसको हमने सॉल्व करना है कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए या क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। ठीक। तो अब ये यूजर आया, अब इस यूजर को 10 की IP मिलेगी या 20 की? हमें नहीं पता। 10 की IP मिल गई इसे। ठीक। राउटर बंद थोड़ी पड़ा होगा, इंटरफेस नो शट डाउन नहीं किया मैंने। हाँ, ये सही पॉइंट था। इंटरफेस को IP दे दी मैंने, उसे नो शट नहीं किया। ठीक। अब राउटर का इंटरफेस नो शट हो गया है, हो गया। और जब ये अप हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री अपना काम पूरा कर लेगा, 50 सेकंड गुजार लेगा, तो उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट करना हो। अच्छा, अब दोबारा टेस्ट करने में क्या इशू होगा? दोबारा टेस्ट करने में ये इशू होगा कि ये ऑलरेडी 10 की IP ले चुका है, तो इसके पास पीछे ना 10 की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। तो मैं इस PC को एक बार बंद करके पावर फिर दोबारा ऑन करता हूँ। सब कुछ चेंज होगा ना जब ये DHCP से राउटर से IP लेगा। DHCP फेल्ड। अच्छा, DHCP फेल्ड हो गया। अब बताओ DHCP क्यों फेल्ड हुआ? क्योंकि STP ने अभी तक इसको फॉरवर्ड ही नहीं किया। तो ये भी रियल वर्ल्ड में इशू होता है STP की वजह से, कि अगर आपका पुराना वाला STP है ना तो आपका PC ऑन हो जाएगा, बूट हो जाएगा, क्योंकि अब तो PC बूट होने में
मुश्किल से टाइम लगते हैं 10 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम। पीसी बूट हो जाएगा, डीएससीपी की रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन आगे से क्या है, एसटीपी ने ब्लॉक किया हुआ है, वो कह रहा है नहीं मैं तो 30 से 50 सेकंड बाद अप करूंगा। ठीक, अब ये अप हो गया। अच्छा, जब ये अप हो गया ना, तो अब मैं यहाँ से ना कुछ चीज थोड़ी सी यहाँ से भी दिखा दूं। कभी अगर फॉर एग्जांपल आप आईपी कॉन्फ़िग करें और आपको ये आईपी नजर आए 169.254, तो इसका मतलब ये है कि भाई पीसी को डीएससीपी से आईपी नहीं मिली, उसने खुद अपने ऊपर ही आईपी असाइन कर ली 169.254 की, जिसका नाम है अपीपा, ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस। अच्छा, अब इसको 20 की आईपी मिल गई। अच्छा, डीएससीपी की रिक्वेस्ट ऐसा नहीं कि एक बार भेजूंगा मैं और मुझे नहीं मिला तो मैं खामोशी से बैठ जाऊंगा। हर पीसी क्या करता है, थोड़ी देर बाद दोबारा भेजता है, दोबारा भेजता है। ठीक है, और रिक्वेस्ट का वर्ड मैं गलत यूज कर रहा हूँ बार बार, डिस्कवर। ठीक है, क्योंकि पहला मैसेज क्या है, डिस्कवर। तो डिस्कवर जो है ना, अगर मैंने डिस्कवर करने की कोशिश की, नहीं मिला मुझे डीएससीपी सर्वर, तो मैं थोड़ी देर बाद फिर डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा, फिर नहीं मिला, फिर थोड़ी देर बाद फिर डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा, अनलेस के मुझे डीएससीपी मिल जाए। लेकिन अगर जब तक नहीं मिल रहा, तो कौन सी आईपी आ रही थी, 169.254 वाली, जिसे क्या कह रहे थे हम, अपीपा। अब इस यूजर को 20 की आईपी मिल गई। कहां से मिली, 20.0.0.11। 11 क्यों मिली, हमने 1 से 10 तक एक्सक्लूड करा दिए थे। अलग अलग वीलैन नहीं, अलग अलग नेटवर्क हो गए। वीलैन एक ही है। वीलैन तो जब होंगे ना जब आप स्विच पे बताएंगे। हाँ बिल्कुल, यानी कि इसी को मैं, हाँ यानी अगर मैं इसी को कहूंगा ना पीसी को कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें अभी आईपी क्या मिली, इसने कहा 20 मिली, मैं इसे कहूंगा अच्छा एक काम करो, रिन्यू करो, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। तो रिन्यू में क्या होगा कि ये दोबारा डिस्कवर भेजेगा। अब डिस्कवर में से कौन सी मिल गई, 10। जिसके पास डिस्कवर का मैसेज पहले पहुंच गया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, दोनों को मिला। जिसने पहले ऑफर कर दी ना, उसकी आईपी रख लो, ऑफर आ गई। दूसरी ऑफर का कुछ नहीं करना, अगर दूसरी ऑफर आ भी जाए, पहली ऑफर जो आ गई वही काफी है मेरे लिए। भाई मुझे आईपी चाहिए, मुझे एक बंदे ने ऑफर कर दी, काफी है मेरे लिए, मैं दूसरे की ऑफर क्या क्यों सुनूं। एग्जैक्टली, तो रियल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा डीएससीपी सर्वर होने ही नहीं चाहिए। एक से ज्यादा डीएससीपी सर्वर होने ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अब इससे बचा कैसे जाए। अगर इन दोनों के बीच में एक और लगा दें, तो फिर ये सर्विस सर्वर के पास और उसके बाद राउटर के बाद, और एक इन दोनों के बीच में एक बना। क्यों लगाए, अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि बज़ाहिर दोनों ही डीएससीपी सर्वर हैं और हमने ही कॉन्फ़िगर किए। ये पहले कॉन्फ़िगर हुआ था किसी जमाने में, सही। तो अब ये राउटर आया और इसको भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और इसे हम भूल गए। अब गलत आईपी एड्रेस जो है ना वो ये दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल गेटवे है 20, 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैं चाहता हूं कि यार कोई भी अगर गलत सर्वर मेरे नेटवर्क में है तो वो आईपी ना दे पाए। अच्छा, गलत नेटवर्क मतलब गलत सर्वर नेटवर्क में बड़े मजे से आते हैं। बड़े मजे से कैसे आते हैं, ये साहब हैं, इन साहब ने सोचा यार मेरे केबिन में ना इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ पीसी पे इंटरनेट यूज कर पा रहा हूँ, ना मैं मोबाइल पे कर सकता हूँ, ना मैं लैपटॉप पे कर सकता हूँ। ठीक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जो कनेक्शन आ रहा था, तो क्या हो गया, ये खुद ही हो गया। इन्होंने वो पीसी से ना कनेक्शन जो है ना वो रिमूव किया, FS02 जो आ रही थी। ठीक, और ये अपने घर से जो है या कहीं बाहर से सस्ता सा एक होम राउटर ये उठा के ले आए। ठीक, मतलब ये वो राउटर है जो नहीं नॉर्मली हमें मिलता है, सस्ता सा वाईफाई राउटर। ठीक है, इस राउटर में क्या होता है, 299
मतलब सिर्फ एंटीने ही इम्पोर्टेंट है। इस राउटर में क्या होता है कि ये राउटर एक छोटा सा स्विच होता है 4 पोर्ट का, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है और राउटिंग भी करता है। मतलब ये एक वक्त में मिनिमम 3 काम कर रहा है। राउटिंग कैसे कर रहा है कि एक वैन पोर्ट है और ये लैन, तो जब वैन और लैन आ गई इसका मतलब 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, तो इसका मतलब ये राउटर है। ठीक, ये 4 पोर्ट जो है ये सेम उसकी है, तो ये किसकी है? स्विचिंग की। और ये एंटीना बता रहे हैं कि ये एक्सेस पॉइंट भी है। तो एक डिवाइस है और 3 काम कर रही है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चक्कर वक्कर नहीं होता कि आप कमांड टाइप कर रहे हैं, जीयूआई होता है ऐसा। ठीक, कि वहां पे आप वायरलेस में चले जाएं, इसके वायरलेस को कोई नाम दे दें, फ्रीक्वेंसी वगैरह बता दें 2.45 फलाना ढिमकाना, चैनल चैनल ये सेट कर दें, मतलब वो सब कुछ आप कर सकते हैं, बेसिक सेटअप कर लें। उसमें डीएससीपी बाय डिफॉल्ट इसमें ऑन होता है, क्योंकि जो घर का राउटर है उसमें आप घर पे लाके फिर डीएससीपी थोड़ी ऑन करेगा कोई बंदा, उसे थोड़ी पता ही है, तो वो तो उसमें बाय डिफॉल्ट डीएससीपी ऑन होता है। अब ये बंदा जो है ना ये ले आया राउटर घर से, और इसने कहा यार ये मैं राउटर ले आया हूँ, अब मैं जो है वो इस राउटर से क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट, राउटर से क्या कर सकता है ये, एक पीसी कनेक्ट कर सकता है, अपना एक लैपटॉप कनेक्ट कर सकता है, और एक स्मार्टफोन। ओए होए, ठीक है, मजे आ गए उसके। स्मार्टफोन देखो खट करके कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह लैपटॉप क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये लैपटॉप जो लाया था ना गरीबों वाला लैपटॉप था, इसमें यहाँ पर वायरलेस लैन कार्ड नहीं था। ठीक, तो मैंने इसे कहा एक काम करो, अपडेट हो जाओ, तुम इतने पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम पहले तो लैपटॉप को पावर ऑफ करो, ये निकालो यहाँ से, ये निकलेगा, ये निकलेगा, हाँ ये निकल गया, और इसकी जगह तुम ले आओ वायरलेस। अब वायरलेस कार्ड आ गया इसके पास ना। अब मैंने कहा लैपटॉप दोबारा ऑन करो, अब लैपटॉप के पास वायरलेस आ गया, ये भी कट करके कनेक्ट हो गया। ठीक, पीसी कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पीसी में तो था नहीं, तो पीसी कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, क्या कर रहा हूँ मैं, पीसी में भी लगा सकते हैं लेकिन अभी नहीं लगा रहा है, पीसी के लिए उसने क्या किया, केबल लगा ली। सही है, और फिर उसने क्या किया कि स्विच से वही जो केबल आ रही थी वो लगा ली, FA02। क्या ये राउटर है, वायरलेस राउटर, और ये एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हुआ और ये स्विच से कनेक्ट हुआ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब ये बंदा जो है ना ये खुशी खुशी कह रहा है मेरे पास तो सब कुछ चलेगा, लेकिन जब इसने ये कर दिया ना, तो अब इसे पता नहीं है कि यहाँ पे जो इसको आईपी मिली होगी इस राउटर से, वो क्या मिली होगी, कुछ भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, मिल जानी चाहिए। डीएससीपी रिक्वेस्ट क्या, नहीं नहीं डीएससीपी तो ऑन होता है पीस का बाय डिफॉल्ट। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो, पीसी तो अभी स्टैटिक आईपी पे है ना बाय डिफॉल्ट, ये कोई असली पीसी थोड़ी है, पैकेट ट्रेसर का नहीं, डीएससीपी पे है यार, डीएससीपी पर ही है ये, और अपीपा की आईपी मिल रही है, डीएससीपी फेल्ड हो रहा है, क्यों फेल्ड हो रहा है, ये अजीब सी बात है। अच्छा लैपटॉप के पास आके पूछते हैं कि लैपटॉप के साथ क्या हुआ। लैपटॉप को मिल गई वायरलेस पे 192.168.0.101, ठीक है, और डिफॉल्ट गेटवे 192.168.0.1, वो ये राउटर है, यानी कि अब इसको पता है कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ के खत्म, क्योंकि इससे आगे तो बात जाएगी नहीं। सही। अच्छा पीसी को आईपी क्यों मिली, उसके लिए हम एक बार राउटर को देख लेते हैं, क्योंकि इधर आ जाओ, भी नहीं है 0.100 और 50 यूजर्स मैक्सिमम, सब कुछ सही है। लैन पोर्ट को देखना होगा एग्जैक्टली, मगर लैन पोर्ट पे कुछ ऐसा
है नहीं यहाँ पे। इंटरनेट कनेक्शन टाइप, ऑप्शन सेटिंग्स, राउटर आईपी, ये डीएनएस सर्वर की सेटिंग। पीसी को मिलनी चाहिए थी आईपी, बिला वजह इसने एरर दिया है। लैन सेटअप जो है, बेसिक सेटअप, बेसिक सेटअप पीसी रीस्टार्ट कर लें। अच्छा भाई पैकेट ट्रेसर का पीसी है। खैर छोड़ो, मतलब बात समझ आ गई कि पीसी को भी अगर आईपी मिलेगी तो गलत ही मिलेगी, क्योंकि उसके लिए डीएससीपी सर्वर यही होगा। डिस्कवर का मैसेज पहले यहाँ जाएगा और ये ऑफर कर देगा। तो अब इस नेटवर्क में दो गलत डीएससीपी, अच्छा मजे की बात है, ये अगर डीएससीपी सर्वर होगा ना और ये मेरे लैन पे कनेक्ट है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो यूजर है इससे भी गलत आईपी इसी से मिल जाए। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि ये नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। सही, तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि मेरे पास जो है ना, इसके राउटर लगाने से अपने केबिन में पूरे नेटवर्क में काफी सारे लोगों की कंप्लेन आ जाएंगी कि यार वो कनेक्टेड तो दिखा रहा है मगर इंटरनेट नहीं चल रहा। तो इससे बचना कैसे? असल में तो हमने क्या, किस चीज पे फोकस करना था, बचना कैसे, हम बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक ये प्रॉब्लम है और एक ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह मल्टीपल जगह हो सकती हैं। अब मैं पूरा उसमें चेक थोड़ी करता फिरूंगा कि कहाँ कहाँ से आ रही है और फिर बाद में ढूंढता फिरूंगा। तो इसका एक हल है हमारे पास, बहुत जबरदस्त किस्म का। वो हल क्या है? वो हल ये है कि हम स्विचेस के पास आए और स्विचेस को आके एक काम कहें जो कि बहुत आसान काम है, इनेबल कॉन्फ्टी डीएससीपी स्नूपिंग। ठीक है, डीएससीपी स्नूपिंग क्या होता है कि इसका मतलब है डीएससीपी पे झाड़ू फेर देना, मतलब जो गलत डीएससीपी है ना उनको नेग्लेक्ट करना। ठीक है, उनके मैसेजेस रोक देना, डीएचसीपी स्नूपिंग। ये है असल टॉपिक जो आपको किससे बचाएगा, इन फालतू डीएससीपी से, एक्स्ट्रा जो डीएससीपी है। ठीक है, डीएससीपी स्नूपिंग। तो डीएससीपी स्नूपिंग जो है ये हमने ऑन की और उसने कहा ऐसे कैसे, इतना आसान थोड़ी है, आईपी डीएससीपी स्नूपिंग है। ठीक, तो आईपी डीएससीपी स्नूपिंग, भाई मेरी कमांड फौरन नहीं लिखा करो ना, मैं भी तो गलत टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, आईपी डीएससीपी स्नूपिंग। अब आईपी डीएससीपी स्नूपिंग मैंने ऑन कर दी। अब क्या होगा कि इसकी जितनी पोर्ट्स है ना, ये सारी पोर्ट्स डीएससीपी के मैसेजेस को ब्लॉक करेंगी। लेकिन मुझे सब तो ब्लॉक नहीं करनी, मुझे एक्सक्लूड करवाना पड़ेगा। यानी ये वाली जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 3, क्योंकि ये स्विच से कनेक्ट है और फिर स्विच के बाद इससे आगे राउटर कनेक्ट है। ठीक, तो मैं इसे कहूंगा कि भाई इंटरफेस FA03, उस पे क्या करो, उस पे आईपी डी सॉरी 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 आईपी डीएससीपी स्नूपिंग ट्रस्ट, उस पोर्ट पे ट्रस्ट करो। कौन सी पोर्ट पे ट्रस्ट करो? FA03 पर। यानी यहां से अगर डीएससीपी के मैसेजेस आए तो कोई मसला नहीं, उस पर ट्रस्ट करो। लेकिन 1 और 2 क्या हो जाएंगी? अनट्रस्ट। तो अगर ये राउटर डीएससीपी का मैसेज भेजेगा कि मैं दे रहा हूं आईपी, तो स्विच कहेगा नहीं भाई तुम नहीं भेज सकते, तुम्हारी पोस्ट पोर्ट क्या है, पोर्ट नंबर 2 अनट्रस्ट, ये पोर्ट नंबर 2 है ना, ये अनट्रस्ट है। इसी तरह अगर यहाँ कोई राउटर लग गया डीएससीपी लेकर बैठा हुआ है और वो अगर भेजेगा तो वो पोर्ट भी क्या है, अनट्रस्ट, लेकिन ये ट्रस्ट है, FA03। ठीक, क्लियर है ये? हाँ बिल्कुल। अब ये मैंने इस स्विच को बता दिया कि भाई सिर्फ ये पोर्ट ट्रस्ट है तुम्हारी FA03। अब मुझे दूसरे स्विच को भी बताने पड़ेगी ये कहानी। दूसरे स्विच को कौन कौन सी पोर्ट्स बतानी पड़ेंगी? FA01 और FA04। ठीक, इसके अलावा बाकी सारी पोर्ट्स कहाँ चली जाएंगी? अनट्रस्ट। बेहतरीन, समझ गए आप लोग बात को, काम ही खत्म। डीएससीपी स्नूपिंग है इतना आसान टॉपिक। तो मैं दूसरे स्विच के पास आया और गलती कर दी आते ही, इनेबल कॉन्फ्टी आईपी डीएससीपी
स्नूपिंग, सब पे झाड़ू फेर दी, सारी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, अनट्रस्ट। अब मैंने इसे बताया इंटरफेस रेंज FA01, FA04, 0 लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ सही है, ठीक है। इंटरफेस रेंज FA01, FA04 के दो पोर्ट सिलेक्ट करूं और इन दोनों को क्या कर दूं, सॉरी स्नूपिंग, ट्रस्ट करना था, ट्रस्ट नहीं किया मैंने इन पे, ठीक। अब ये ट्रस्ट हो गई। अच्छा, इसको वेरीफाई करना है तो शो IP DHCP स्नूपिंग, तो इसने मुझे बता दिया कि हाँ भाई DHCP स्नूपिंग जो है ना वो इनेबल्ड है, और क्या कहते हैं, ऑप्शन पता नहीं इनेबल है, ये दोनों पोर्ट जो है ट्रस्टेड है, ठीक। और रेट लिमिट वगैरह भी लगा सकते हैं, रेट लिमिट से मुराद कितने DHCP के मैसेजेस आए, अगर ज्यादा है ना तो वो भी खतरा है, तो लिमिट लगा दो कि भाई इतनी देर में मैसेज आए एक, तो अगला आए दूसरा इतनी देर में, ठीक। शो IP DHCP स्नूपिंग। अब जब हमने ये कर दिया तो अब ये यूजर अब इसे जिंदगी में की नहीं मिलेगी, हमेशा मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, 20, क्योंकि 20 ट्रस्टेड है। लो रिक्वेस्ट ही फेल्ड कर दी इसने तो, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है। राउटर की पोर्ट FA04 ट्रस्ट है, FA01 भी ट्रस्ट है, ये अनट्रस्ट है। अच्छा इसे ट्राई करें, वो तो राउटर की पोर्ट है ना, वो तो राउटर पे थोड़ी आप स्नूपिंग चलाते हैं, स्नूपिंग यही चलता है। रिक्वेस्ट फेल्ड, क्या हो गया, सिमुलेशन में देखें, और सिमुलेशन में हमें सारे हटा के सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, DHCP पे, ठीक है। और इस यूजर को हमने कहा अब करो रिन्यू, इसने मैसेज बनाया DHCP का, उस मैसेज के अंदर इसने क्या लिखा, पोर्ट 68 60, अच्छा DHCP का जो डिस्कवर क्लाइंट होता है वो पोर्ट 68 यूज करता है, सर्वर के लिए 67, ठीक। इसने कहा भाई मेरे पास कोई IP नहीं है और मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मेरा मैक एड्रेस 0001 है और ये मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैक एड्रेस भी नहीं पता ना किसके पास जाना है, तो डिस्कवर का मैसेज है ये फुल क्या है, ब्रॉडकास्ट, ठीक। अगर हम यहाँ डिटेल्स भी देखें तो यहाँ पर ये IP में कुछ नहीं लिखा होगा, UDP की पोर्ट, ये आ गया DHCP, ठीक। तो DHCP में क्लाइंट का कोई एड्रेस नहीं है, सर्वर का भी कुछ नहीं मालूम, ठीक है। रिले एजेंट की जरूरत तो नहीं आएगी, देखते हैं, रिले एजेंट, अच्छा ठीक। और ये इसने डिस्कवर का मैसेज भेज दिया, स्विच को मिला, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, स्विच ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब इस राउटर को भी मिला, इसने भी आगे भेज दिया ब्रॉडकास्ट। अच्छा ये जवाब देने की कोशिश कर रहा है, आगे गया था इधर FA04 पे, FA04 पे नहीं गया ना, FA04 पे क्यों नहीं गया, मैसेज ही क्यों नहीं गया डिस्कवर का, ये गलत किया है ना इसने। वो तो जा रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका जवाब वापस जो है ना वो रिसीव नहीं होगा, वो जब भी तो वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो पोर्ट अनट्रस्ट है ना, खत्म हो गई कहानी। इसने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब स्विच ने मना कर दिया, स्विच ने कहा आप नहीं दे ऑफर कर सकते किसी को, क्योंकि आप अनट्रस्ट हो। हाँ राउटर के पास अगर जाता तो कोई बात थी, हाँ। अब इसने भी देखो DHCP का पैकेट निकाला, राउटर के पास गया, राउटर के पास गया तो है इसका मैसेज, राउटर जवाब क्यों नहीं दे रहा, भाई क्या हो गया राउटर आपको।
भूल गए आपके आप डीएससीपी सर्वर हो। अभी मुसलसल यहाँ पे डीएससीपी के मैसेज जनरेट हो रहे हैं, जो जो पीसी है ना डीएससीपी पे वो कोई ना कोई अपना मैसेज जनरेट कर रहा है। ये दोनों ही है ना। हाँ ये सर्वर ने जवाब दिया और वो फिर डिक्लाइन हो गया, मतलब सर्वर जवाब दे रहा है तो वो डिक्लाइन हो रहा है और होना भी चाहिए। ये राउटर जवाब क्यों नहीं दे रहा, इसको क्या हो गया राउटर। नहीं नहीं, अभी तो इसने आईपी दी है राउटर ने थोड़ी देर पहले। एक मिनट रुको। अच्छा ये राउटर इसको आईपी नहीं दे रहा। खैर ये देखो अब इसकी डीएससी पे दोबारा आई, राउटर के पास जा रही है, राउटर रिप्लाई नहीं दे रहा। गया राउटर के पास, राउटर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। वो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, राउटर नहीं दे रहा। क्या चाहिए राउटर को और यार। करना नहीं चाहिए। क्या करवा दिया इसने मिला के इतनी देर में, तो हम आगे निकल जाते। डिलीट। रिक्वेस्ट फेल्ड ही हो गई ना, राउटर जवाब नहीं दे रहा इसका। मैसेज में देखना पड़ेगा, रिले एजेंट पर ही लगाना। सर्च। फिर भी सही है, सोर्स आईपी में कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है। यूटीपी चेकसम 67। रिले एजेंट एड्रेस तो जब लगता है जब हेल्पर एड्रेस आता है। 312 बाइट्स। एक मिनट रुको। इंफॉर्मेशन ऑप्शन कमांड एसीपी रिक्वेस्ट ऑप्शन के देख लेते हैं ये भी। आईपी डीएससीपी स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। DSCP snooping information option allowed untrusted। स्विच पे भी ऑन करनी पड़ेगी। IP DSCP snooping information option।
इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, एक मिनट। कमांड प्रॉम्प्ट इंग 200010 है। पिंग हो रहा है, इसका मतलब वहां तक कम्युनिकेशन हो पा रही है, उसके पास मैसेज भी पहुंच रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा वो? राउटर है या तो इस वजह से एक काम करते हैं, हमें तो टेस्ट करना है ना। हम टेस्ट करने के लिए क्या देते हैं, इंटरफेस रेंज नो कंट्रोल जी। अच्छा भाई, कोई भी ट्रस्टेड नहीं है चारों में से, 1 2 3 4। और फिर उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल मोड पे, इंटरफेस रेंज पोर्ट नंबर 3 ले लेते हैं, 3 को ट्रस्ट कर लेते हैं, देखते हैं वो काम करता है नहीं करता। तो हमने कहा 1 और 3 आप ट्रस्टेड हो जाओ, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 3। अब ये यूजर आया, इसने कहा कमांड प्रॉम्प्ट आईपी वो कमांड आईपी कन्फिग स्लैश रिन्यू, 10 से आईपी मिल रही है। अब इसे 20 से आईपी नहीं मिलनी चाहिए, और वो कभी भी नहीं मिलेगी। FA04 अनट्रस्टेड कर दी ना अब हमने, मगर वो वैसे भी आईपी नहीं दे रहा था ना, प्रॉब्लम तो सारी ये थी। असल में तो टेस्ट आपका जब होता है ना कि जब वो आईपी दे रहा हो, ये भी आईपी नहीं दे रहा था। या तो एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि भाई सिर्फ ट्रस्टेड से जवाब आएगा, नॉन ट्रस्टेड से जवाब नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और सर्वर ले आते हैं, और हम इस सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। पोर्ट नंबर 5 से कनेक्ट हो गया ये, ठीक। अब 1 और 3 जो है ना वो ट्रस्टेड है, ये 3 है जो इसके पीछे छुपी हुई है ना। और इस सर्वर पे क्या करना है, इसे कहना है कि भाई एक तो तुम्हारी अपनी कोई आईपी होगी 192.168.100.1, 192.168, ऐसा ये देने की जरूरत नहीं है वैसे सर्वर को, आईपी देने की जरूरत है सिर्फ ये गेटवे और ये चीज है, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी। और तुम्हारे पास जो सर्विसेज हैं उसमें डीएचसीपी सर्विस ऑन, डिफॉल्ट गेटवे यूजर को क्या दोगे, 192.168.100.10, डीएनएस सर्वर 888, आईपी एड्रेस कहाँ से देना शुरू करोगे, 100.11 से, और ये सबनेट मास्क आ गया, बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ यूजर्स 50 और सेव, ठीक। अभी एक नया सर्वर आ गया यहाँ पे जो कि पोर्ट नंबर 5 पे कनेक्टेड है। अब अगर हम यहाँ आके देखें तो पोर्ट नंबर 5 का स्टेटस क्या है, ट्रस्ट होगी अनट्रस्ट होगी, तो 5 तो इसमें कहीं आ ही नहीं रही, तो हमें दोबारा से आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग जो है वो होना चाहिए। खैर 5 अगर नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि वो ऑप्शन 82 जो है ना वो मैंने इनेबल किया था जब भी उस वक्त यहाँ ये 4 आ गई थी। खैर ट्रस्टेड अभी भी 1 और 3 है, 5 यहाँ नहीं है।
और 5 पे जो है वो सर्वर बना है जो कि क्या आईपी देगा, ये DHCP सर्वर है और इसने आईपी क्या देनी है 192, मतलब जो ये आईपी दे सकता है 168.100.1 इसकी अपनी आईपी है, 11 से देगा ये, ठीक है, मतलब 100.1 इसकी अपनी आईपी लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। अब ये यूजर आया और इसने कहा कि मुझे क्या करना है यार, सिमुलेशन में ही, चलो सिमुलेशन में ही कर लेते हैं, सिमुलेशन में लेकिन ये चीजें नजर तो आए। क्या करना है इसने, IP config/renew, और हम इसकी सिमुलेशन प्ले करते हैं। ऑफर का मैसेज, ओ सॉरी ऑफर नहीं, क्या सा पहला मैसेज डिस्कवर, डिस्कवर का मैसेज गया, स्विच के पास आया, स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, सबके पास गया। अब ये दोनों DHCP सर्वर हैं, दोनों जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक, क्या हुआ, मैसेज कहाँ वाइप कर दिया इसने, वापस रिप्लाई। ये भी कह रहा है कि भाई बहुत खेल लिया तुमने मेरे साथ पैकेट ट्रेसर, इतना नहीं होता, सीधा सीधा चलते रहते ना चीजें सही रहती। खैर रियल टाइम पे वापस आते हैं और देखते हैं यूजर को आईपी मिली, आसान अल्फाज में ना हमें यही देखना है बस। तो 10 की ही आईपी मिल रही है इसे बार बार, इसे 192.168 वाली आईपी भी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ट्रस्टेड नहीं है। और अगर मैं यहाँ ट्रस्ट चेंज कर दूं, चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, इंटरफेस FA04, FA04 को कहा नो IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, अब आप ट्रस्टिंग के काबिल नहीं हो, स्नूपिंग में डबल ओ आएगा, ठीक। और अब मुझे किस पे ट्रस्ट करवाना है, सॉरी सॉरी 4 तो वैसे भी नहीं करना था, 3 पे था ना ये वाला सर्वर 10 वाला, ठीक है, तो 10 वाले को मैंने कहा आप भी ट्रस्ट के काबिल नहीं, ठीक। और मैं आ गया पोर्ट नंबर 5 के पास, और पोर्ट नंबर 5 को आके मैंने कहा कि मुझे अब आप पे ट्रस्ट है, मेरा ट्रस्ट चेंज हो गया, ठीक। तो अगर मैंने ये ट्रस्ट चेंज कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब यूजर को आईपी मिलेगी कौन सी, 5 की, यानी ये वाली 100 वाली। तो अब ये यूजर आया यहाँ पे और इस यूजर ने आके कहा IP config/renew, तो अब इसे 192.168.100 की आईपी मिल गई, सही। तो जिसको आप ट्रस्ट करेंगे पोर्ट को, उस पोर्ट से आपको आईपी मिलना या उस सर्वर से आईपी मिलना शुरू हो जाएगी, अगर वहां उस पोर्ट पे सर्वर है। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपका जहां सर्वर होता है सिर्फ उस पोर्ट को आप ट्रस्ट करते हैं, और दूसरा जो स्विच टू स्विच पोर्ट्स हैं उन्हें भी ट्रस्ट करना होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आपके पास DHCP सर्वर होता है, चाहे वो आपका राउटर हो या चाहे अलग से रखा हो, दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक। तो या तो राउटर अगर DHCP सर्वर है या फायरवॉल एज DHCP सर्वर काम कर रही है तो वो आईपी दे देगी, या अलग आपने DHCP सर्वर रखा हुआ है तो फिर वहां से आईपी मिलेगी। मगर जो फालतू DHCP सर्वर आपके आ सकते हैं ना, उनसे बचने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगी, स्नूपिंग, DHCP स्नूपिंग, जहां पे ट्रस्ट अनट्रस्ट का गेम है, ठीक। तो ये वेरीफाई हो गया और टाइम कितना हो गया 8:40, यार इसने काफी टाइम खा लिया। अब अगर मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा तो थोड़ा सा टाइम ऊपर जाएगा, मतलब एटलीस्ट जो हमारा टाइम स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होने से पहले वेस्ट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से, वो हमारा आएगा। तो कर लेते, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना वो एक सिनेरियो बना हुआ है, इसमें समझना आसान है। अच्छा, ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक टॉपिक समझा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी होता है कि अगर आपके पास कोई गलत DHCP सर्वर आ गया, उससे क्या होगा कि भाई वो कहेगा मैं DHCP सर्वर हूँ, तो सब अपना डाटा किसे देंगे, उसे देंगे। तो जब उसे देंगे तो इसका मतलब उसके पास यूजर्स का सारा डाटा आ रहा है,
ठीक, वो ये भी कर सकता है कि वो यूजर्स का डाटा ले और आगे रियल सर्वर को दे दे, और वहां से जब रिप्लाई आए तो वो लेके आगे यूजर्स को दे दे। तो यूजर्स को पता नहीं होगा कि वो डायरेक्ट जा रहे हैं या बीच में कोई आ गया। ये मैन इन द मिडिल अटैक कहलाता है। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक जो है ना, ये डीएससीपी सर्वर के थ्रू किया जा सकता है। कि अगर आप वहां पे डीएससीपी सर्वर बन जाए तो इसका मतलब कि यूजर्स को आप बताएंगे भाई मैं तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे हूँ, मैं ही तुम्हारा डीएनएस सर्वर हूँ। तो यूजर आपके पास ही आएगा कि भाई आप डिफॉल्ट गेटवे हो, आप आगे लेके जाओ। अब आप क्या करोगे, आप ओरिजिनल डिफॉल्ट गेटवे पे भेज दोगे डाटा, आगे फॉरवर्ड कर दोगे, और वहां से जो है ना रिस्पॉन्स जो आएगा वो वापस लेके उस यूजर को वापस कर दोगे। तो यूजर को थोड़ी पता चलेगा, उसे तो क्या होगा कि हाँ मेरा डाटा जा रहा है और आ रहा है। ठीक, अब वो उस डाटा में उसके इंफॉर्मेशन होगी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो आपके पास सेव होती रहेगी आपके पास। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सिक्योरिटी लैप्स होता है कि आपके नेटवर्क में गलत डीएचसीपी सर्वर्स का आना। एक तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि लोगों को गलत आईपी मिल रही है, दूसरा वो इंटेंशनली भी हो सकता है अटैक करने के लिए। सही, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचसीपी स्नूपिंग बहुत ज्यादा कॉमन एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस है कि जिससे आपका सिक्योर हो रहा है नेटवर्क। अगली सिक्योरिटी क्या हो सकती है यहाँ पे स्विचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्विचेस पे मुझे अगर सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। अब इस बंदे ने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है कि एक तो ये अपना राउटर ले आया जिससे लोगों को गलत डीएचसीपी आईपी मिल रही है। ठीक, दूसरा ये अपनी डिवाइसेस लाया है घर से, लैपटॉप और मोबाइल, और हमने जो डिवाइस दी थी ऑफिस में वो बाकायदा डिवाइस जो है वो प्रोटेक्टेड दी थी, कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर ने पॉलिसीज लगाई हुई थी, उस पे लाइसेंस एंटीवायरस इंस्टॉल्ड था कंपनी की तरफ से, इतना खर्चा किया उन्होंने अपना नेटवर्क सिक्योर करने के लिए। ये अपना लैपटॉप ले आया है जो घर पे वो इस्तेमाल कर रहा है। अब घर पे वो क्या क्या कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, वहां से कौन से इसके पास मलिशियस जो है वो मेलवेयर और ये चीजें इंस्टॉल्ड हो गई, उसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता। अब अगर ये हमारे नेटवर्क पे आ गया तो काम खराब कर देगा ये पूरे नेटवर्क का। मतलब वो जो वायरस है या मेलवेयर है वो पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो सकता है। ठीक, तो अब मैं चाहता हूं कि भाई कोई भी बंदा ना ऐसी हरकत ना करे कि अपना कोई स्विच ले आए या अपना कोई राउटर ले आए और वो लाके लगा के और आगे उससे एक्सपेंड कर ले नेटवर्क। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे स्विच को कहना होगा कि भाई इस पोर्ट पर मल्टीपल मैक एड्रेसेस अलाउ नहीं होंगे। अगर मल्टीपल मैक एड्रेसेस आ जाएं तो क्या कर दो, पोर्ट ही ब्लॉक कर दो। इसे कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। यानी हम हर पोर्ट पर ये इस तरह की सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम स्विच के पास आए और स्विच को आके हमने कहा कि इंटरफेस रेंज कौन कौन सी पोर्ट, पोर्ट नंबर 1 और 2, क्योंकि ये दोनों पोर्ट किसकी हैं, एंड यूजर्स की। ठीक, जहां से वो कोई इस तरह का काम हो सकता है, और इन दोनों पोर्ट्स पर अप्लाई कर दो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। सीधा सीधा स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। जैसे ही हमने ये एंटर किया उसने कहा ऐसे कैसे भाई, डायनेमिक पोर्ट है। तो पहले तो आप इसको क्या करो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इन्हें एक्सेस बनाओ। ठीक है, क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी ना एक्सेस पोर्ट पे ही लगाने की है कि यूजर्स की तरफ से ये एक्सेस पोर्ट्स पे कोई गलत वो चीजें ना आए। ट्रंक पे नहीं करेंगे आप ये काम। ठीक है, ये ट्रंक के लिए नहीं है। तो पहले तो उसने कहा एक्सेस पोर्ट बनाओ, मैंने कहा अच्छा अब एक्सेस पोर्ट बना दी, अब पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करो, तो उसने कहा बिल्कुल हो जाएगी। जी, एग्जैक्टली एक्सेस पोर्ट्स, जहां आपके यूजर्स हैं, एंड डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन पर। तो अब आपने कह दिया भाई स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, अब ये पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो गई बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट में क्या क्या है, बाय डिफॉल्ट में ये है कि मैक्सिमम एक मैक एड्रेस अलाउ है। एक से ज्यादा अगर मैक एड्रेसेस आएंगे तो वो पोर्ट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, अच्छा अभी जो है वो यहाँ पर ये लैन कनेक्शन बना ही नहीं है, क्यों नहीं बना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से ये यूजर आया,
इसके पास तो आईपी भी नहीं थी ना, इस यूजर के पास, गरीब के पास। इस यूजर को मैं मैनुअल आईपी दे देता हूँ, डीएचसीपी तो फेल हो रहा था इसका। क्योंकि इसको इसका राउटर ही आईपी नहीं दे रहा था। खैर, इसको मैं मैनुअल आईपी दे देता हूँ। मैंने इसे मैनुअल आईपी दी, कौन सी मैनुअल आईपी दूँ? 192 नहीं, बाहर बाहर भेजना है मुझे इसे, 10.0.0.19। ठीक है। और मैंने इसे कह दिया कि भाई पिंग करो 10.0.0.5 और पिंग के शुरू में डैश टी लगा दिया। इसका मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, कंटिन्यू करते रहो। 20 को क्यों कर रहा है, 10 को करना था। कंट्रोल सी और 10, पिंग हो रहा है 10.0.0.5। क्यों नहीं हो रहा है यार? आखिर इस यूजर के साथ ऐसा क्या हुआ है? कनेक्टेड है, सब कुछ है, इसका मैसेज बाहर क्यों नहीं जा रहा? हर 10.0.0.5 आगे कोई है ही नहीं। ये रहा ना। अच्छा, 10.0.0.1 है वो 5 थोड़ी है। सही कह रहे हो, गलत। मैं पिंग ही गलत बंदे को कर रहा हूँ ना, गलत आईपी को कर रहा हमें हूँ। कोई एड्रेस ही नहीं मिल रहा उसको। हाँ, 5 कोई एड्रेस नहीं, उसे मिलेगा नहीं, आर्प शार्प नहीं होगी ना। ठीक है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वापस रियल टाइम पे आता हूँ। आज जो है ना जरा चेंजेस होती है ना, तो यही होता है। अच्छा, 10.0.0.1 है असल में तो। 1 जो है वो हमारा डीएससीपी सर्वर है, देखते हैं वो जवाब देता है नहीं देता। ना भाई, वहां भी नहीं जा रहा। और बोलो। अच्छा, इसको क्या आईपी मिली है जो बराबर में यूजर है? सॉरी, ये यूजर है, इसको 20 वाली मिली है, वो 192.168 वाली। नेटवर्क में लोचा हो गया था बहुत बड़ा। नेटवर्क में बहुत बड़ा वो आ गया, मल्टीपल डीएससीपी सर्वर एक तो हम लिया है। इसको मिली है 100.17। असल में मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है इसके दरमियान जो ये कनेक्शन बना है ना, ये कनेक्शन ही गलत बना है। नहीं नहीं, इसका जो ये इसने लिया ना क्रॉस केबल, यहाँ क्रॉस केबल नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ स्ट्रेट आनी चाहिए थी। और एक और गलती इसमें ये हुई है, मैं भी इस गलती को रेक्टिफाई करता हूँ, बहुत बड़ी गलती, कि ये जो कनेक्ट हुआ है केबल, ये किस पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है ये सोच समझ के लगाना चाहिए था, ऑटो नहीं लगाना चाहिए था। ठीक। क्योंकि इसकी जो पोर्ट नंबर 1 होगी, हो सकता है वो इसकी वैन पोर्ट हो, और वो वैन पे आके लग गया कनेक्शन। ठीक। हमें इसको कनेक्ट करना है किस पे? लैन पोर्ट पे। तो अब हम कहते हैं भाई, हम लेते हैं पहले स्ट्रेट केबल, क्योंकि स्विच टू टू से, अच्छा ये चारों की गई हैं इसकी। अब स्विच टू स्विच कनेक्शन हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी लैन की आईपी तो 192.168.0.1 है। इसको आईपी हमने 10.0.0.1 दी हुई है, 10.0.0.19। 10.0.0.1 मार्केट में है, तो 10.0.0.1 पिंग होना चाहिए। अच्छा, इसको चेक करते हैं कि इसे आईपी मिली नहीं मिली। डीएससीपी, क्या सिमुलेशन मोड में चल रहा था ये? रियल टाइम पे आओ भाई। फेल्ड, अभी भी फेल्ड हुआ है। स्टैटिक आईपी 192.168.100.50। अच्छा, पिंग 192.168.100.1।
नहीं नहीं, 100 की आईपी दी है ना मैंने पीसी को, 100 को ही पिंग करने का बोलूंगा। अच्छा एक काम और करते हैं, 100 की जगह हम इसे कर देते हैं 0, और अब हम कहते हैं पिंग करो 0.1, जो कि तुम्हारा अपना राउटर है, ये वाला। एक मिनट, हाँ यहीं से कनेक्टिविटी नहीं हो रही, पॉसिबल है कि ये कनेक्शन भी गलत लगा हुआ हो। कैंसिल पीसी का ना, कौन सी ऊपर वाली? नहीं नहीं, लैन में लगाई है। असल में राउटर की जो लैन पोर्ट्स है ना, वो राउटर ही डिलीट हो गया। अच्छा केबल डिलीट करनी थी, राउटर क्यों डिलीट कर रहा है भाई? केबल डिलीट करनी है। राउटर कह रहे राउटर ही डिलीट हो जाएगा, ये केबल डिलीट नहीं होगी। हम्म, सारा वही वही मैं देख रहा हूँ, एक मिनट इसको पीसी को डिलीट करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एक नया पीसी लाता हूँ, और इस पीसी को कनेक्ट करना होगा ना हमें, तो उसके लिए हम कनेक्शन लेते हैं, और अब की बार हम स्ट्रेट केबल, फास्ट इथरनेट, गीगा, वो इंटरनेट वाली पोर्ट पे शायद ना लग गई हो पहले। हाँ जब भी वो वैन बन गई होगी ना, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा होगा। ऑटो कनेक्शन लेना जो है ना, वो इसमें सही नहीं है। अच्छा आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी, नहीं भाई। किस पे? स्विच पे? नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरनेट वगैरह कुछ वैन यूज ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कर रहा हूँ सब कुछ लैन यूज करूंगा राउटर का। हाँ तो मुझे वैन तो यूज करना ही नहीं है। अभी ये पोर्ट अभी तो नहीं हुई होगी ना वो 50 सेकंड, इसमें तो नहीं लगते राउटर में, इस पे तो एसटीपी वो काम नहीं करता ना। अनसक्सेस रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो गई, 192.168.0 की आईपी मिल गई इसे। सही है, इसे 192.168.0 की आईपी मिल गई। अच्छा अब अगर इसे आईपी सही मिल रही है, और मैं इसको मैन्युअली बाहर की आईपी दूं, कौन सी थी बाहर की आईपी? 192.168 100, 100 ये वाला है ना सर्वर, जो है ये वाला। अभी तो हमारा यही सर्वर चल भी रहा है ना, ट्रस्टेड है ये। इसने इस यूजर को भी आईपी दी हुई है ना, 100.117 117 ही दी थी ना उसने आईपी, पता नहीं जो भी दी थी। पिंग डैश टी 192, कौन सा लिंक डाउन है? ऊपर वाला? हाँ ये डाउन है। अच्छा सही है, पोर्ट सिक्योरिटी ने काम कर दिया जो हम करना चाह रहे थे, अब मुझे टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लॉक कर दिया उसने। उसने कहा भाई यहाँ पे एक डिवाइस अलाउ थी, नीचे 3 डिवाइसेस हैं, मल्टीपल मैक एड्रेसेस उसे रिसीव हो गए। सही है, मैसेज, हाँ वो मैसेज भेज देते हैं डिवाइसेस, ये देखो ना यहाँ पे ना एक एरर भी बकायदा लॉग जनरेट हुई होगी। और एक मिनट, कंट्रोल जेड शो पोर्ट सिक्योरिटी, अभी पता चल जाएगा, ये आ गया। तो मैक्सिमम काउंट 1 है, एफ ए 01 पे, करंट एड्रेस भी 1 है, सिक्योरिटी वायलेशन कोई नहीं है, लेकिन एफ ए 02 पे एक सिक्योरिटी वायलेशन आ गई। मैक्स आ जाए तब भी, तब चलता रहेगा। अच्छा नहीं नहीं, अभी मैं इसको डिटेल बताता हूँ, अभी मैंने पोर्ट सिक्योरिटी सिर्फ डिफॉल्ट अभी दिखा रहा हूँ, दरअसल वो बीच में फंस गए ना हम। अच्छा शो पोर्ट सिक्योरिटी, और एक और कमांड क्या होती है,
इंटरफेस FA02, ठीक है, कि सिर्फ FA02 पे क्या हुआ, तो FA0 पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, स्टेटस क्या हो गया, शट डाउन, यानी वो पोर्ट कहाँ चली गई, शट डाउन में। क्यों चली गई, क्योंकि एक वायलेशन हो रही है, ठीक है, सिक्योरिटी वायलेशन काउंट कर ली उसने 1 काउंट, जैसी वायलेशन हुई पोर्ट शट डाउन हो गई, उससे आगे उसने वायलेशन करने का मौका ही नहीं दिया। और मैक्सिमम मैक एड्रेस एक अलाउ था, तो यहाँ पे 3 है। अच्छा, यहाँ पे FA01 पे वायलेशन नहीं हुई, क्या कर रहा हूं मैं, FA01, ठीक है, तो वो अप है। अगर वायलेशन होगी तो शट डाउन हो जाएगी, वायलेशन मोड, ठीक है, अभी अप है। उसमें क्या है कि वो अभी शट डाउन है, क्योंकि वायलेशन मोड क्या था, शट डाउन। इस तरह वहां पे वायलेशन काउंट 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब यहाँ कोई वायलेशन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है पोर्ट सिक्योरिटी में जो हमने किया है ना, इंटरफेस, इस पे जब मैंने ये अप्लाई किए स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि भाई पूरे डिफॉल्ट एक पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई होगी जिसमें एक मैक एड्रेस अलाउ होगा एक में, वो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा मैक एड्रेस आए तो पोर्ट क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। अब मैं इसमें चेंजेस क्या कर सकता हूं, ठीक, तो मैं मैक एड्रेस डिफाइन भी कर सकता हूं कि सिर्फ ये वाला मैक एड्रेस अलाउ होगा, इसके अलावा अगर कोई और आया तो वो ब्लॉक कर देना, ठीक। और मैक एड्रेस कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, या तो हार्ड कोटेड लिखूं 48 बिट का जो मैक एड्रेस होता है, या फिर मैं उसे कह दूं स्टिकी, कि अभी जो आया हुआ है ना यही है, अब इसके अलावा कोई और आया ना तो ब्लॉक कर देना। यानी मैंने पीसी लगाया, स्टिकी वाला ऑप्शन ऑन, वो क्या करेगा कि उस वाले मैक एड्रेस को याद कर लेगा। अब कल को किसी ने पीसी चेंज कर दिया, मतलब वही बंदा, भाई वो ये भी तो कर सकता है ना कि अपना लैपटॉप ला रहा है और पीसी में से केबल निकाल के लैपटॉप में लगा रहा है, एक ही मैक एड्रेस है, तो तब भी ब्लॉक हो जाए कि भाई सिर्फ जो मेरे पीसी है ना ऑफिस के, उनके मैक एड्रेसेस मैंने डाले हुए हैं। एक, जब तक स्विच पे मैं बताऊंगा नहीं कि भाई कोई और मैक एड्रेस अलाउ करवाना है, तब तक वो होगा नहीं। यानी अगर मैं खुद भी इस यूजर के पास जाऊंगा और पीसी चेंज करूंगा, तो पीछे से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है कि कोई दूसरी डिवाइस नहीं लग सकती, जो ऑफिस की डिवाइस है सिर्फ वही लगेगी, ऑफिशियल डिवाइस, ठीक। ये समझ में आ गई कहानी। अब मैक एड्रेस के बाद एक और ऑप्शन हमें इसके नीचे नजर आ रहा है, वो क्या है, मैक्सिमम। ये भी तो हो सकता है भाई किसी यूजर के पास 2 डिवाइसेस हो जो ऑफिशियल हो, एक पीसी है और उसके साथ एक फोन भी है, आईपी फोन, तो आईपी फोन भी तो ऑफिशियल डिवाइस है ना, तो वो भी अलाउ होना चाहिए। तो मैं मैक्सिमम भी बता सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम ना 2 अलाउ हो जाए या 3 अलाउ हो जाए, ठीक। और वो तीनों मैक एड्रेसेस भी मैं दे सकता हूँ खुद से, या मैं स्टिकी करूंगा तो वो पहले शुरू के जो 3 है ना वो उठा लेगा, उसके बाद कहेगा बस, इससे ज्यादा अगर चौथा मैक एड्रेस आया तो अब ब्लॉक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, 1 था, तो जैसे ही 1 से ज्यादा है उसने ब्लॉक कर दी पोर्ट। समझ आ गई कहानी। सभी ब्लॉक से अब करना वो स्टूडेंट को फिर हाँ, हमें स्विच को एक्सेस करके उस पोर्ट को शट डाउन और नो शट डाउन करना होगा, और अगर वायलेशन खत्म नहीं हुई तो दोबारा पोर्ट शट डाउन हो जाएगी, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक। अच्छा, तीसरा जो ये लास्ट ऑप्शन है ना वायलेशन वाला, ये बड़ा मजे का है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। अभी हमारा मोड क्या सेट हुआ है, शट डाउन, ये सबसे स्ट्रिक्ट मोड है कि जैसे ही वायलेशन हुई पोर्ट को बंद कर दो, अब कोई काम नहीं करेगी वो पोर्ट, जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या ना करे, उसे खुद जाके अपना करे। यानी कि मुझे जाना पड़ेगा FA02 पर, उसको शट डाउन, मैनुअल शट डाउन करके नो शट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके वो पोर्ट जो है वो इससे बाहर निकलेगी, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ ये जो रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट हैं,
इनमें क्या होता है कि अगर मैं वायलेशन मोड सेट कर देता हूँ रिस्ट्रिक्ट, तो रिस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि पोर्ट ना शट डाउन नहीं होगी, मगर डेटा जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा सेंड होना रिसीव होना, यानी उस पोर्ट से कोई डेटा जो है वो सेंड रिसीव नहीं होगा। क्योंकि अगर डेटा सेंड रिसीव हो गया तो इसका मतलब फिर वही वायरस शायरस और ये वो मेलवेयर वगैरह सब फैल जाएगा। ठीक, तो डेटा कोई रिसीव नहीं होगा, और जैसे ही वो वायलेशन खत्म होगी तो फिर डेटा फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। यानी एक तरह से ये मोड क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट वाला ऑटो। हाँ, मतलब जैसे ही किसी ने वायलेशन की तो उसकी पोर्ट जो है ना वो बजाहिर मतलब ब्लॉक नहीं होगी कि वो रेड हो गई या वो उस पे लाइट नहीं आ रही या कुछ। ठीक, बजाहिर ऐसा लगेगा पोर्ट कनेक्टेड है और चल रही है, लेकिन डेटा कोई स्विच उस पोर्ट का कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं कर रहा होगा, तो उसकी कोई कम्युनिकेशन बाकी नेटवर्क में नहीं हो रही होगी। और जैसे ही वो वायलेशन खत्म हुई, यानी कि उसने पीसी से लैपटॉप में लगाई तो वायलेशन हो गई। अब पीस लैपटॉप से निकाल के वापस पीसी में लगाएगा तो वो पोर्ट खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी, उसकी फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी डाटा की। ठीक, प्रोटेक्ट में भी यही होता है, दोनों में सेम है। फर्क क्या है रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट में? लॉग्स का। रिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम जब आती है तो वो पोर्ट ब्लॉक भी होती है, ब्लॉक से मुराद डाटा ब्लॉक होता है उसका। ठीक, और उसकी एक लॉग भी जनरेट होती है कि भाई ये प्रॉब्लम इस टाइम पे आई थी, फलाने यूजर के पास आई थी, उसने ये लैपटॉप लगाया था, इसका जो मैक एड्रेस है वो भी रिकॉर्ड होगा। यानी कल को आप उसकी लॉग देखकर उस बंदे को ट्रेस कर सकते हो कि भाई तुम लाए थे और ये जो तुम्हारा लैपटॉप है ना इसी का मैक एड्रेस रिकॉर्ड हुआ है कि ये कनेक्ट हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्ट में ना क्या होता है कि इसमें लॉग भी जनरेट नहीं होती, प्रॉब्लम आई, रोक दिया, चली गई, फिक्र ही नहीं है, बस हो गया ना खत्म। तो ये सबसे लाइट मोड है प्रोटेक्ट, लॉग भी नहीं है। रिस्ट्रिक्ट में क्या है, लॉग जनरेट होगी। तो सबसे अच्छा लोगों को क्या लगता है, रिस्ट्रिक्ट, कि भाई बिला वजह जो है ना मुझे बार बार वो ना करना पड़े, प्रॉब्लम आए चली जाए, मैं बाद में देख लूं कि कौन कोशिश कर रहा था ये सब करने की, तो लॉग्स हो कंपनी को दिखाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे वायलेशन मोड जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? अच्छा, अभी इसमें चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस FA0/2 शट डाउन और फिर नो शट डाउन। जब तक मैं इस पोर्ट को मैन्युअली शट डाउन करके नो शट डाउन नहीं करूंगा तब तक ये पोर्ट इस एरर से बाहर नहीं आएगी। अब ये एरर से बाहर आ गई, सही, अब एरर से बाहर आ गई है और आपको अब दिखाएगा यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे भी अब कनेक्शन वनेक्शन जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा कोई, या कुछ भी नहीं होगा, ना डेटा कोई यहाँ आएगा ना यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब इस पोर्ट पे कोई डेटा फॉरवर्डिंग नहीं हो रही होगी। तो ये जो यूजर है नीचे तीनों, इनका कोई डाटा ऊपर नीचे नहीं जा रहा होगा। और मैं अगर यहाँ पे अब पोर्ट सिक्योरिटी देखूंगा पोर्ट नंबर 2 की, तो स्टिल वो क्या कह रहा है कि पोर्ट अप है यहाँ पे और वायलेशन मोड रिस्ट्रिक्ट है, और कोई वायलेशन वायलेशन यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन कहीं पे तो दिखाएगा वायलेशन। अच्छा, वायलेशन होगी कब? जब कुछ मैसेज वैसेज आएंगे ना। 50 सेकंड हो गए, इसकी IP 100.50 पिंग करवाने को कहा था मैंने, 100.1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ से भी कोई मैसेजेस जो है वो आए जाए, कुछ हो ऐसा। पिंग -T192.168.0.10। अच्छा, 0.10 कोई है नहीं, तो उससे क्या होगा, कम से कम एक आर्प का मैसेज ब्रॉडकास्ट ऊपर जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा होगा, तो कुछ भी ऐसा होगा उससे एक वायलेशन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि क्रिएट और मैं नजर आए। तो अब चेक करते हैं, अब देखो वायलेशन काउंट 11 हो गए।
क्योंकि मुसलसल यहाँ नीचे से वायलेशन हो रही है। ठीक है, ये भी मुसलसल वायलेशन करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी मैंने वायलेशन पे लगा दिया। दोनों के मैक एड्रेसेस जा रहे होंगे, जबकि मैक्सिमम मैक एड्रेसेस कितने अलाउ हैं? एक अलाउ है। तो ये वायलेशन काउंट बढ़ता जा रहा है। मगर पोर्ट क्या दिखा रहा है? कह रहा है पोर्ट अप है। इधर भी क्या दिखा रहा है? कनेक्टेड है, कोई रेड शेड नहीं हुई, मगर वायलेशन काउंट है। तो वायलेशन काउंट बढ़ रहा है और डेटा कोई नहीं जा रहा कि पिंग हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, ये काम नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर है? ये समझ आ गई? तो ये रिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, मतलब रिकॉर्ड भी आएगा आपके पास, लॉग भी होगी, और सिक्योर भी हो रही है आपकी डिवाइस, आपका नेटवर्क सिक्योर भी हो रहा है। तो सिंपल पोर्ट सिक्योरिटी में आप ये कर सकते हैं। अब अगर मैं मैक्सिमम 2 या 3 कर दूंगा, तो फिर क्या होगा कि फिर क्योंकि ये 3 है और तीनों का डाटा आएगा, तो वो वायलेशन काउंट नहीं होगी, तो वो वायलेशन अवॉइड हो जाएगी। नहीं, क्योंकि वो पोर्ट अभी एक तरह से ना उसमें एरर स्टेट में है। शो इंटरफेस स्टेटस में देखें तो वो दिखा रहा है कनेक्टेड है, मगर डाटा कोई वहां पे फॉरवर्ड नहीं होगा। ये देखो रिस्ट्रिक्ट में, और 39 हो गया वायलेशन काउंट। आप इनकी पूरी लॉग देखते रहेंगे। हाँ, इसमें बस ये मसला है कि वो लॉग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो हैवी हो जाएगी। नहीं नहीं, पकड़ने का मसला नहीं है, मतलब वो लॉग आपके सिस्टम पे हैवी हो जाएगी ना, जहाँ लॉग सेव करा रहे हैं डाटा। नहीं, स्विच की प्रोसेसिंग फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? ये समझ आ गई कहानी? तो बस इतना है। तो हमने दो चीजें देखी हैं, एक डीएचसीपी स्नूपिंग और एक पोर्ट सिक्योरिटी। इसको दोबारा से यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं। स्विच देख, मतलब आपकी उस पे है कि आप जो है वो कितने उसका स्विच लेना चाह रहे हैं, कैपेसिटी का। भाई बेसिक स्विच आपको जो है ना वो 2000 का भी मिल जाएगा, 1500 का भी मिल जाएगा। हाँ, मगर उसमें ये सब थोड़ी होगा, उसमें आपको डीएचसीपी स्नूपिंग नहीं मिलेगी, उसमें ये प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे। सही है। सिस्को का ये जो यूज में स्विच है ना, ठीक है, सबसे सस्ता है, ये भी आपको 20 से 25 हजार का मिलेगा यूज में। नहीं नहीं, छोटा बोल रहा हूँ मैं, ये तो पीओ ही है, ये तो 50 हजार का है। जी भाई। ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं, राउटर्स की भी वही है ना स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। मतलब ये राउटर जो है ये 25 हजार का, फॉर एग्जाम्पल। आप कोई और 2800 या किसी और सीरीज का राउटर लोगे, वो आपको 1 लाख का भी मिल सकता है, 1.5 लाख का भी मिल सकता है, 20 20 25 25 लाख के भी हैं, स्विच भी हैं, उससे महंगे भी हैं। ठीक, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप मतलब किस तरह का स्विच लेना चाह रहे हो। अच्छा, लेक्चर 10 में हमने आज पहले हमने डीएचसीपी को डिस्कवर किया, डोरा याद रखने के लिए। ठीक है, डोरा से याद रखें इसे, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो डिस्कवर भेज रहा है क्लाइंट ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो ऑफर कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा, हेल्पर एड्रेस जो है ना ये रह गया था। हेल्पर एड्रेस के लिए मुझे टोपोलॉजी में कुछ चेंज करना पड़ेगा। हेल्पर एड्रेस मैं दूसरी टोपोलॉजी बनाऊंगा, वहां पे हो जाएगा कवर, डीएससीपी दोबारा करेंगे। जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं ना, ये टॉपिक्स सब मैं दोबारा कराऊंगा एक तरह से। एक हम बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टोपोलॉजी बनाएंगे एक, और वहां पे सबको अप्लाई करेंगे। हाँ, फिर मजा आएगा। ठीक, तो वो उसमें ना इंशाल्लाह ये हेल्पर एड्रेस हमारा कवर हो जाएगा। वैसे हेल्पर एड्रेस का काम सिर्फ इतना है, क्योंकि हमारा डिस्कवर का मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है ना, तो अगर मेरा डीएचसीपी सर्वर दूसरे नेटवर्क में है, तो दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं जा सकती। ये बात हमें पता है, क्योंकि बीच में राउटर आएगा, राउटर ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। तो हम हेल्पर एड्रेस को यूज करके क्या करते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट वहां पहुंचाते हैं, वो ब्रॉडकास्ट कन्वर्ट हो जाती है यूनिकास्ट में। यानी हम यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर का आईपी दे देते हैं कि ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है जो दूसरे नेटवर्क में रखा हुआ है। हाँ,
तो हार्ड को बताओ कि ये काम करो, जब तुम्हारे पास ये वाला इसको 15001 के पास यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके भेज दो, तो वो ब्रॉडकास्ट फिर भी नहीं जाएगी, क्या जाएगी? यूनिकास्ट। तो उसे जब डिस्कवर मिलेगा तो उसके जवाब में ऑफर देगा, ऑफर जब राउटर के पास आएगी तो राउटर उस ऑफर को वापस पीछे दे देगा पीसी को, तो यूजर को आईपी मिल जाएगा। ये सिनेरियो हम जब वहां देखेंगे जब मैं एक टोपोलॉजी बनाऊंगा जिसमें एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच, तो ब्रांच के यूजर को हेड ऑफिस के डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिलेगी, ठीक है, ये वहां के लिए। तो ये डीएचसीपी का कहानी आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास हमने और क्या कवर किया? डीएचसीपी स्नूपिंग। स्नूपिंग कहाँ है? ये रहा, ठीक है, ये आ गया ना पूरा। एक तो ये बड़ा मसला है इसमें ना, कभी कभी सिलेक्शन जो है वो इतनी आराम से हो नहीं पाती। सही है, पोर्ट सिक्योरिटी और डीएचसीपी स्नूपिंग, ये दोनों चीजें यहाँ पर हमारी आ गई। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे ना बाद में इसको मैनेज करने में आसानी रहे। अच्छा, ये दो अलग अलग लेक्चर नहीं हुए हमारे, ये एक ही लेक्चर में दोनों बातें हो गई। ठीक, तो फिर हमने जो है वो पोर्ट सिक्योरिटी की बात की। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी में हमने क्या कहा कि भाई सिक्योरिटी स्विच पे अब एक्सेस पोर्ट पे अप्लाई करेंगे। मैक एड्रेसेस से बचने के लिए कि मैक एड्रेसिंग फ्लडिंग का भी एक अटैक होता है, वो ना हो। ठीक, उसमें क्या होता है कि भाई आपका एक कोई क्या कहते हैं यूजर है, वो फेक मैक एड्रेसेस भेज रहा है स्विच को, तो उससे क्या होगा, स्विच का मैक टेबल फुल हो जाएगा। तो बिला वजह वो एक अटैक होता है मैक एड्रेस फ्लडिंग का। ठीक है, मैक एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, पर पोर्ट मैक एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मैक एड्रेस जो है वो पोर्ट पे काम करेगा। इस तरह वायलेशन मोड प्रोटेक्ट टेम्परेरी डाउन कर रहा है और लॉग नहीं है। रिस्ट्रिक्ट टेम्परेरी डाउन कर रहा है मगर लॉग है। और शट डाउन जो है ना वो बिल्कुल ही एरर डिसेबल में लेके जा रहा है और लॉग है, मतलब वो पोर्ट बिल्कुल ही डाउन है। उससे निकालने के लिए आपको क्या करना है? शट डाउन और नो शट डाउन। क्या? हाँ हाँ, लॉग इसमें भी आएगी, क्योंकि ये तो सबसे खतरनाक है ना, ये तो इसमें लॉग ना आए ऐसा कैसे होगा? बल्क में नहीं आएगी, एक ही आएगी, क्योंकि वो पोर्ट डाउन हो गई। जब वो पोर्ट बिल्कुल ही डाउन हो गई, इसका मतलब अब वहां पे कोई डाटा आ ही नहीं रहा, तो वो एक ही लॉग जनरेट होगी, एक से ज्यादा नहीं होंगी। मतलब एक वायलेशन विद लॉग जब आप देखेंगे तो आपको काउंट एक नजर आएगा। वहां पे काउंट क्या है? बढ़ते जा रहे हैं जब तक वो कनेक्टेड है डिवाइसेस, जब तक वो वायलेशन हो रही है। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने की है। ठीक, तो हम जो है ना वो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया, फिर हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई। बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी में एक मैक अलाउ है और वायलेशन क्या है? शट डाउन। हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एजिंग की कमांड दे सकते हैं, मैक एड्रेस सिक्योर मैक एड्रेस बता सकते हैं, मैक्सिमम क्या होगा और वायलेशन के मोड क्या हो सकते हैं, ये चीजें हम बता सकते हैं। अच्छा, एजिंग जो है ना वो इससे रिलेटेड है थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी वायलेशन से। ठीक, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये शटडाउन वटडाउन भी लगाया हुआ है और आप एजिंग बता देते हैं तो वो ऑटो भी अप हो सकती है पोर्ट। अच्छा, फिर हमने डीएचसीपी स्नूपिंग की। स्नूपिंग में क्या था कि भाई जहां आपका ट्रस्टेड डीएचसीपी सर्वर है वहां आपने ट्रस्टेड इंटरफेस बता दिया। जहां ये रोग डीएचसीपी सर्वर है, रोग का मतलब होता है आवारा, ठीक है, तो ये आवारा डीएचसीपी सर्वर जहां है उनको आपने क्या कर दिया? अनट्रस्टेड। ठीक, और ये आपकी इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने कर दी थी कि हम पोर्ट पर आए और डीएचसीपी स्नूपिंग ट्रस्ट, जिस पोर्ट को ट्रस्ट करना है, बाकी बाय डिफॉल्ट अनट्रस्ट हो जाएंगी। ग्लोबल आप लगा दोगे ना, तो जब मैंने ग्लोबल आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग चलाई इसका मतलब सब अनट्रस्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ आके ट्रस्ट बताऊंगा कि भाई ये वाला इंटरफेस ट्रस्ट है। तो पहले सबको अनट्रस्ट किया, फिर जिसको ट्रस्ट करना है उसको आके बता दिया ट्रस्ट। तो जो ट्रस्टेड पोर्ट होगी वहां से फिर आपका किसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपने पहले सबको अनट्रस्ट किया और फिर ट्रस्ट कर दिया, खत्म।
इससे ज्यादा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा DSCP स्नूपिंग। तो आज के दिन का हमारा ये रिवीजन हो गया कि आज हमने क्या क्या किया।